नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने बातें की थी भारत में जो है धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस जो रिफॉर्म्स थे उनके बारे में हमने बातें की थी। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसे हम जो है 1947 तक जो है पहुंचे और धीरे धीरे जो एजुकेशन डेवलप हुई, आज की जो एजुकेशन है, ठीक है, वो कैसे डेवलप हुई उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन की डेवलपमेंट हिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें, तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पे रूल उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको इशू हुआ कम्युनिकेट करने में यहाँ के जो लोकल्स पीपल थे उनसे। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1781 में पहली बार वॉरेन हेस्टिंग ने जो है यहाँ पे पहला अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज का, यानी अरबी और फारसी भाषा का पहला मदरसा एस्टेब्लिश करवाया। तो बात करते हैं हम 1781 की। तो जी बात करते हैं 1781। ठीक है, तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, यहाँ पे पहला अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनका जो रूल था वो केवल वो कैलकटा में था। तो पहली बार इन्होंने जो है अरेबिक और पर्शियन, जिसको हम फारसी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज का पहला मदरसा या प्राइमरी स्कूल, कुछ भी बोले, कहाँ खुलवा, कैलकटा में। ठीक है, कैलकटा कहाँ पड़ता था, बंगाल में। तो पहला यहीं से प्रारंभ होता है आपका ये मदरसा था, ये भी लिख देता हूं। तो ये था मदरसा। देखिए, मदरसा माने कि प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, मदरसा जो मदरसा शब्द है वो अरेबिक शब्द है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए दो लैंग्वेज जो है अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने पहली बार कलकत्ता में मदरसा स्टार्ट किया। और यहीं से स्टार्ट होती है जर्नी किस चीज़ की, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत में जो है शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो अगर हम आगे बात करें 1784 में, ठीक है, एजुकेशन के लिए जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784। ठीक है, समय है 1784, और ये स्टार्ट किया था सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। राइट, तो यहां से हमें धीरे धीरे जो है हम अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट किया था। ये जो मुख्य कार्य था इसका जो कार्य था, जो एशियन लैंग्वेज है उन पे रिसर्च करना और धीरे धीरे बातों को समझने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, फिर अगर रियल इफोर्ट की बात करें तो रियल इफोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक है, कब, देखिए एक्चुअली क्या था कि 1813 में चार्टर एक्ट आए थे। मैंने बताया था कि धीरे धीरे चार्टर एक्ट आते हैं जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट आते हैं। कब आते हैं, मैंने बताया था कि जो आपका प्लासी का वॉर होती है, प्लासी के वॉर के बाद जो है इनके पास कर्ज हो जाता है, तो इनके ऊपर एक सबसे पहला एक्ट पारित होता है जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उसी क्रम में जो है धीरे धीरे ये एक्ट जो है ना इन्फोर्स कराए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो उनमें से एक है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। तो हम बात करते हैं अब चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो यहां से क्या है कि यहां से रियल एफर्ट्स स्टार्ट होते हैं एजुकेशन को लेके। किसके द्वारा, ये स्टार्ट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि पहली बार जो है ये भारतीयों के लिए वेस्टर्न एजुकेशन लाती है, वेस्टर्न एजुकेशन फॉर इंडियंस। क्योंकि
क्या था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन माने कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी आपकी वेस्टर्न एजुकेशन, तो ये इसलिए लेकर आए कि ताकि ये जो है भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, और जब कोई भी इंडियन एम्प्लॉय इनके लिए काम करे तो उससे ये कम्युनिकेट अच्छे से कर सकें। तो इसलिए पहली बार चार्टर एक्ट 1813 में प्रोविज़न किया गया कि यहाँ पे जो है ना आप जो है ना भारतीयों के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का दरवाज़ा खोल दें। तो ये बात थी चार्टर एक्ट 1813 की। लेकिन उसके बाद क्या होता है आपका जो 1834 है, यहाँ पे लिख देते हैं 1834 में आपके हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, और एक ब्रिटिश सिटीजन होते हैं डेविड हेयर। ठीक है, तो डेविड हेयर जो होते हैं ये दोनों मिलके क्या करते हैं आपका, ये कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, तो ये पहला कॉलेज होता है अपने आप में एक भारतीयों के लिए, जो आपका जो हिंदू कॉलेज जो आपका वेस्टर्न जो आपकी एजुकेशन है वेस्टर्न एजुकेशन से इफेक्टेड होता है, फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया जिसका नाम होता है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और इसके जो फाउंडर हैं वो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की कहानी जो आपकी है 1834 में भारत में क्या है कि पहला लॉ कमीशन बनाया जाता है 1834 में। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन, यहां से भी कहानी बनेगी, फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, पहला लॉ कमीशन भारत में तैयार होता है। अब ये जो पहला लॉ कमीशन या विधि आयोग कहें, आज भी भारत में विधि आयोग बनाया जाता है। ठीक है, जो प्रथम लॉ कमीशन है आपका इंडिया में, उसके जो चेयरमैनशिप होती है यानी उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो है आपका मैकाले जो होते हैं, लॉर्ड मैकाले, उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं जो इनकी जो चेयरमैनशिप होती है। अब ये जो लॉ कमीशन होता है ये बनाया जाता है आपका अंडर द एक्ट ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा इसमें लिखने में गड़बड़ हो गया, इसको ठीक लिख दें, अंडर द चार्टर एक्ट, अंडर द चार्टर एक्ट 1830 यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट है आपका, उसके आधार पर जो है पहला लॉ कमीशन आपका भारत में बनाया गया। देखिए चार्टर एक्ट आपके 1813 से स्टार्ट होते हैं और ये हर 20 वर्ष के बाद 1813, 1833, 1853 ऐसा चलते हैं यहाँ आपके, तो हर 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट दिया जाता है। तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है आपका, उसके अंडर आपका फर्स्ट लॉ कमीशन आपका बनाया गया है। इसके जो चेयरमैन बनाए जाते हैं, चेयरमैन ब्लू पेन से लिखेंगे हम। ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं इसके वो थॉमस बेबिंगटन मैकाले चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते हैं आपके थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये अपने रिपोर्ट में कहते हैं, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के आला अफसर होते हैं उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, सक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको चलाना है तो आपको एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश रखा होगा। मैकाले जब पहली बार यहाँ पे आए तो उन्होंने भारतीय जो पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुराई की। इन्होंने कहा कि जितना भारत की एक लाइब्रेरी में ज्ञान है उतना जो है ब्रिटेन की लंदन की एक लाइब्रेरी की छोटी सी पुस्तक में नॉलेज है। खैर वो अलग बातें हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मीडियम है एजुकेशन का वो इंग्लिश होगा। मैकाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी वकालत की। तो यहाँ से अब सफ़र होता है हिंदी का नहीं, इंग्लिश का। हिंदी, उर्दू, अरेबिक, फारसी जो यहाँ पे लैंग्वेज थी, अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो आपका स्टार्ट होता है इंग्लिश वाला सफ़र। तो चलो इंग्लिश वाला सफ़र स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वाला सफ़र क्या कहता है, तो अब लैंग्वेज जो है इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश में लैंग्वेज होने की वजह से क्या है कि यहाँ के जो लोकल छोटे माइनर चाइल्ड होते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं।
हालांकि लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हाईली संपन्न फैमिली होती हैं, ठीक है, उनके बच्चे ही जाते थे। तो खैर इतना बड़ा इश्यू तो हुआ नहीं होगा, आज के ज़माने में होता तो इश्यू हो जाता था, क्योंकि आज तो पढ़ाने का दायित्व जो है स्टेट की ड्यूटी होती है, प्रत्येक बच्चे तक एजुकेशन जाए। तो अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद अगला जो आता है फिर आता है आपका वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854 क्या कहता है? वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854। देखिए ये क्या थे कि जो ये वुड डिस्पैच इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो सर जो है आपका चार्ल्स वुड थे, ठीक है, चार्ल्स वुड। ये क्या थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहती थी किसकी तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करती थी कंपनी के लिए, उसके प्रेसिडेंट थे। यानी प्रेसिडेंट किसके थे? प्रेसिडेंट ऑफ बीओसी। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यानी इसको नियंत्रण बोर्ड कहते हैं हिंदी में। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन की तरफ से एक कार्यकारिणी थी जो कार्य करती थी, ठीक है। तो इन्होंने सर चार्ल्स वुड ने जो कहा, देखो भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने लागू किया, और जो सर चार्ल्स वुड है यानी जो वुड डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है इंडिया में, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर देना वुड डिस्पैच कमीशन जो था आपका, ये आपका 1854 वाला, ये आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया माना जाता है। क्या थी पॉलिसीज इनकी? अब हम पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो हायर एजुकेशन है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन कौन सी होती है अभी बताते हैं। जो यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन होती है वो आपकी हायर एजुकेशन में आती है। हायर एजुकेशन का माध्यम ओनली इंग्लिश रहना चाहिए, ठीक है। तो हायर एजुकेशन किस चीज में प्राप्त करनी होगी? ओनली इंग्लिश, इनका मानना था, इनकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। तो ये कहता कि जो इंडियन नेटिव है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कम से कम उनको उनकी मदर टंग में दी जाए। दूसरा पॉइंट इनका ये था, तो लिख देते हैं इंडियन नेटिव्स के लिए, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये ध्यान दें यहाँ पे, प्राइमरी एजुकेशन वो किसमें होनी चाहिए? मदर टंग। अब मदर टंग इंडिया की क्या थी? मदर टंग अलग अलग जगह अलग क्षेत्र में अलग थी। अगर आप पंजाब में जाए तो पंजाबी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, आज के हिसाब से बता रहा हूँ, उस टाइम का नाम अलग थे, ठीक है। तो ऐसे आपके 9 स्टेट हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तमिल, तेलुगु, ये असम में असमिया, ओडिशा में उड़िया। तो उनकी मदर टंग में ही इनको जो है एजुकेशन दी जाए, ये इनका कहना था, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने कहा था, देखते हैं जगह बची हुई है, हाँ बची हुई, साथ ही कहा था कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, कहाँ लिखे, चलो यहीं लिख देते हैं, गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि जो है ना एवरी डिस्ट्रिक्ट में, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक स्कूल खोले, ठीक है, एक स्कूल ओपन करे, स्कूल जो आपको 10th तक की एजुकेशन यानी हाई स्कूल तक की एजुकेशन दे। देखिए यहाँ तक जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, केवल 10th के बाद सीधे आप यूनिवर्सिटी में एंटर कर जाते थे। उसके बाद जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसके बारे में आगे आएंगे, हम आगे बातें करेंगे। तो ये थी वुड डिस्पैच की बातें, ठीक है। तो क्या हुआ कि आगे चलकर, मैं इधर का बिठा देता हूँ, तो ये वुड डिस्पैच की बातें हैं। अब थोड़ा सा इधर कंप्लीट कर लेंगे इसको। 1870 तक आते आते, ये तो 1854 में, 1870 में, 1870 में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल असेंबली वाली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि ये जो एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जहां पे इन्होंने प्रोविंस एस्टेब्लिश किए हुए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट जो आज उत्तर प्रदेश है, ठीक है, पंजाब प्रोविंसेस, तो ऐसे ऐसे जो थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। लिख लेते हैं, लिख के थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। 1870 में एजुकेशन जो का विषय है, ठीक है, ये किसको ट्रांसफर किया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, ठीक है।
तो जहां पे इन्होंने इनका टाई अप था किसके साथ, प्रिंसली स्टेट के साथ, रियासतों के साथ टाई अप था, तो वहां पे भी एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था इन्होंने प्रिंसली स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी आपकी, इसने क्या किया कि ग्रांट देनी बंद कर दी। किसको, प्रोविंस को। प्रोविंस को कैसी ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोविंसेस को इन्होंने एजुकेशन ग्रांट देनी यहाँ पे बंद कर दी 1870 तक आते आते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो ये एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये जो है ना, ये जो एजुकेशन विषय है, अब ये क्या हुआ, ये प्रोविंशियल लिस्ट, जिसको हम आज स्टेट लिस्ट कहते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट का विषय हो गया। जो ये सब्जेक्ट है प्रोविंशियल लिस्ट का सब्जेक्ट यहां से बन गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, ठीक है, जो हंटर कमीशन है ये आपका 1882 में आता है, 83 में जो है लागू होता है हंटर कमीशन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो विलियम विल्सन हंटर जो थे, कौन थे, विलियम विल्सन हंटर, ठीक है, ये इसके आयोग के अध्यक्ष थे। ये क्या थे, जो विलियम विल्सन जो हंटर थे, ये एक्चुअली प्रोफेसर थे इंग्लैंड में किसी चीज के, हिस्ट्री के। तो ये क्या थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अब इनको बोला गया कि आप जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो है इन्होंने कहा कि भाई भारत में, अब ये जो है ना बिल्कुल ये न्यूट्रल थे, बिल्कुल हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इन्होंने आते ही कहा कि भाई भारत में तो सबसे बड़ी कमी तो क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है आपकी, उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है, इसको सुधारिए आप। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरा क्या कहा कि यहाँ पे महिलाएं तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही है इनको, तो इन्होंने कहा कि भाई फीमेल एजुकेशन पे भी आप ध्यान दीजिए, फीमेल को आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो दो बातों पर इन्होंने जोर दे दिया कि भाई आपकी प्राइमरी एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन, फीमेल तो ढूंढने से भी नहीं मिली इनको, ढूंढा बहुत दूर तक, भाई कोई फीमेल देखते हैं कि स्टूडेंट है या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन सुधारिए और फीमेल एजुकेशन आप जो है पर जोर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बातें थी हंटर कमीशन की। अब आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले इसको मिटा लेते हैं। तो हम बातें कर रहे हैं किसकी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत में, ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। उसकी एक सीरीज है, पूरी सीरीज से हम जो है ना एक एक बातें समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को मैं कनेक्ट करते चलूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है आपका, फिर आता है आपका द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अधिनियम की जहां तक बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मॉडर्न एजुकेशन में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है ये 1904 में आया था, जिसको लॉर्ड कर्जन ने इंट्रोड्यूस किया था। और उसी के तुरंत बाद होता है आज होता है आपका बंगाल विभाजन 1905, जिसको हम पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904 बोलते हैं। तो हम बात करते हैं अब द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, तो जो ये आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, ठीक है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन साहब, उनके टाइम पे जो है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। ठीक है, था क्या, क्यों लाई थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो क्योंकि हंटर आयोग में जो है काफ़ी
बुराइयां बताई थी आपके विलियम जो हंटर थे, उन्होंने कि भाई आप प्राइमरी एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन काफ़ी कुछ सुधारना है आपको। तो उसको एक सगोफा देने के लिए एक नई चीज़ लेकर आए जिसका नाम था द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो था क्या ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था? ये था कि ये कंडीशन सुधारने के लिए था, किसकी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। तो टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पूरा लिख देता हूं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। अब क्या सुधारना था इनको वो भी मैं बता देता हूं। देखो इन्होंने कुछ फेर बदल किया इसमें, यूनिवर्सिटी एक्ट लाए और इन्होंने कहा कि भाई जो यूनिवर्सिटी फेलोज है, ठीक है, उनकी संख्या जो है कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे 50 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी फेलोज की संख्या बढ़ाई इन्होंने, यूनिवर्सिटी फेलोज, ठीक है। तो ये मिनिमम 50 और अधिक होने चाहिए। और फिर कहा कि जो फेलोज का जो ऑफिस पीरियड है वो कम से कम 6 महीने होना चाहिए, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो भी इंग्लैंड से फेलोज आता था तो उसे जो है कम से कम जो है ना 6 मंथ का ऑफिस पीरियड गेन करना होता था, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसमें कहा गया कि जो आपके कॉलेजेस हैं उनको आपको एफिलेटेड करना है यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं द कॉलेजेस वाज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो पहली बार जो है यूनिवर्सिटीज से जो कॉलेजेस थे उनको एफिलेटेड करके यूनिवर्सिटी एजुकेशन में सुधार किया, ठीक है। तो ये बातें जो हैं ये प्रोविजंस थे आपके द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में, ठीक है। तो पहली बार इसमें जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस को सीधा एफिलेट किया यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का एरिया जो है ना वाइड किया, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर आता है आपका सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1977। चलो बातें करते हैं सैडलर कमीशन की। सैडलर कमीशन 1977, ठीक है। देखिए इसको सैडलर आयोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये था चेयर्ड बाय मिस्टर माइकल सैडलर। तो इट्स चेयर्ड बाय मिस्टर माइकल सैडलर। देखो जी माइकल जो सैडलर थे, ठीक है, ये वीसी थे कहाँ के? कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो ये कौन थे? वीसी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और इनको जो है एक आयोग इन्होंने स्थापित किया और उसका चेयरपर्सन बना के एक रिपोर्ट इन्होंने बनवाई इनसे, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या कहा? काफ़ी कुछ कहा और इन्होंने जो है ना भरसक जो है बुराइयाँ की, ठीक है। तो इन्होंने अपना 1904 का जो यूनिवर्सिटी एक्ट है आपका, 1904 का क्या है? यूनिवर्सिटी एक्ट, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्रिटिसाइज किया यानी आलोचना की द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 की। किसने? माइकल सैडलर ने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो स्कूलिंग जो एजुकेशन है आपने ये काफ़ी कम रखी हुई है, ठीक है। स्कूलिंग एजुकेशन जो है आपको कम से कम 12 वर्ष की रखनी चाहिए, 12 ईयर की होनी चाहिए। तो ऑलरेडी 10 ईयर की स्कूलिंग एजुकेशन चली हुई थी, तो इसमें जो है ना +2 ईयर और ऐड कर दिया और इसको नाम दिया गया इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक रिफॉर्म्स माना जाता है उस टाइम का। तो इंटरमीडिएट एजुकेशन ये तब से लेकर अब तक जो है इंटरमीडिएट एजुकेशन आपकी लागू है। तो 2 वर्ष की जो है इंटरमीडिएट एजुकेशन, किसके बाद? आफ्टर द हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल के बाद 2 वर्ष की इंटरमीडिएट एजुकेशन इसमें जोड़ी गई, ठीक है। तो ये तो सैडलर आयोग में ये बातें कही गई। और जो डिग्री कोर्सेज है उसका इन्होंने जो है ना टेन्योर जो है 3 इयर्स का कर दिया, यानी 3 इयर्स का डिग्री कोर्सेज टेन्योर होना चाहेगा। साथ ही इन्होंने और भी सजेशन दिए। इन्होंने कहा कि जो ऑनर्स की जो एजुकेशन है और जो जनरल एजुकेशन है उनको दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ऑनर्स वालों को अलग कर दिया और जनरल एजुकेशन वालों को इन्होंने अलग कर दिया। तो ये बातें थी आपकी सैडलर आयोग की, ठीक है। उसके बाद
फिर उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे इसके बचाव में वो लेकर आए आपके लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। उसमें काफ़ी बातें थी, लेकिन मैं एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन ही उसमें से उठाऊंगा। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है 1919, वो क्या कहता है, उन्होंने जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसका सब्जेक्ट था, पहले ही इन्होंने जो है ग्रांट, मैंने बताया था कि देनी बंद कर दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि परमानेंट ग्रांट यहाँ से देनी बंद कर देते हैं इसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट है उसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट कीजिए आप। तो ये बातें किसने कही गई है, आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 कहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे आता है आपका हर्टोग कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं हर्टोग कमीशन। हर्टोग कमीशन, ठीक है। जो ये हर्टोग कमीशन है ये लाया गया था आपका 1929 में, ठीक है। अब धीरे धीरे हम आगे पहुंचते जाएंगे, और 1929 में आपके जो वायसरॉय थे वो थे वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन आपके वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो एक्चुअली जो पोस्ट है ये गवर्नर जनरल के काउंटर पार्ट ही पोस्ट होती है, ठीक है। एक टाइम के बाद जो है ना वायसरॉय ऑफ इंडिया नाम का ये पद इजाद किया था। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है। जो हर्टोग कमीशन था, ठीक है, हर्टोग कमीशन जो है आपका ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया, और जो इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई एक जो है ना स्टैट्यूटरी कमीशन तैयार किया जाए। रिकमेंडेशन दी कि जो है स्टैट्यूटरी कमीशन एक तैयार किया जाए, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी कमीशन है आपका ये क्या करेगा, ये एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक कमीशन तैयार किया, और कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उसके जो है ना फिलिप जोसेफ हर्टोग, सॉरी पूरा नाम था इनका, फिलिप जोसेफ हर्टोग को इन्होंने क्या किया कि इसका चेयरपर्सन बना दिया कमीशन का, इसलिए इसको जो है हर्टोग कमीशन कहा जाता है, ठीक है। इसका चेयरपर्सन बनाया। अब जो ये हर्टोग हैं ये क्या थे, फिलिप हर्टोग, ये वहाँ के केमिस्ट और एजुकेशनलिस्ट दोनों थे, ठीक है। तो इनकी जो स्पेशलिटी थी, ये केमिस्ट थे लंदन के और एजुकेशनलिस्ट भी थे, दोनों ही बातें थी। तो ये कमीशन आपका बनाया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, ठीक है, वो क्या थी, इन्होंने कहा कि जो रूरल स्टूडेंट है, जो ग्रामीण स्टूडेंट है, उन पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इनका पहली रिकमेंडेशन थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि उसको बस जो है आप मिडिल स्कूल तक की ही पढ़ाई कराएं, मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक जो एजुकेशन है वहाँ तक इसको रखा जाए। तो पहली इनकी यही रिकमेंडेशन थी कि भाई आप जो है ना केवल अर्बन स्टूडेंट को ही हाई एजुकेशन तक लेकर जाएं, रूरल जो स्टूडेंट है उसको केवल आप मिडिल स्कूल तक ही रखें। जो फिलिप हर्टोग है उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो बस यही है इसके बारे में। अब उसके बाद आती है आपकी सार्जेंट स्कीम 1944 में, ठीक है। 1944 में आती है आपकी सार्जेंट स्कीम। देखिए सार्जेंट जो स्कीम है ये 1944 में आती है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सर जॉन सार्जेंट, ठीक है, सर जॉन सार्जेंट। अब जो ये सर जॉन सार्जेंट हैं इनको भी जो एजुकेशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला जाता है। यही रिपोर्ट आपकी सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। जब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये उसमें कहते हैं कि इंडिया के अंदर 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है या अनिवार्य है, ऐसा ये बोलते हैं। तो पहली जो रिकमेंडेशन थी इसकी वो थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए बोला इन्होंने, ठीक है। रूरल और अर्बन वाला पहले वाले की तरह कोई था ही नहीं इश्यू। अर्बन चिल्ड्रन इन 6 to 11 ईयर,
ये आपको ध्यान रखना है कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सर्जेंट जो कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष जो है सर जॉन सर्जेंट थे, उन्होंने इसमें डाला था। तो ये 1944 में जो था आपका ये था। अब जो है इसी को आधार मानते हुए फिर आती है एक वर्धा स्कीम जो गांधी जी लेकर आते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी इसी का हिस्सा माना जाएगा। वो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया में ही माना जाएगा आपका, यानी आधुनिक शिक्षा के विकास का। तो वर्धा स्कीम क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। वर्धा स्कीम आती है आपकी 1937 में, ठीक है। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे गांधी जी एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में जितना भी उसका फ्रेम है उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जानने का प्रयास करते हैं। अब आता है आपका वर्धा स्कीम 1937। वर्धा स्कीम 1937, ठीक है। तो जो वर्धा स्कीम 1937 है आपका, है क्या है एक्चुअली वर्धा, ये जो है ये एक जो है छोटा सा नगर है महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पे क्या है कि जो गांधी जी हैं वो एक जो है समिट को जो है करते हैं, जिसका नाम होता है ऑल इंडिया एजुकेशन समिट। अब क्या है, गांधी जी जो एजुकेशन है, एजुकेशन को जो ये इंग्लिश एजुकेशन है, इससे इतर ये जो है स्किल्ड एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। इनका मानना था कि हम सभी स्किल्ड हैं, और स्किल्ड एजुकेशन यानी जो हस्तकारी वाली जो एजुकेशन है उस पर इनका ज़्यादा जोर था, ठीक है, गांधी जी का। तो ऑल इंडिया जो एजुकेशन समिट है, यहाँ पे जितने भी आपके स्किल्ड क्लास यानी शिल्पकार जो थे सभी, वो यहाँ पे आए, स्किल्ड क्लास के जो स्किल्ड क्लास पीपल हैं, ठीक है। और इनके लिए जो है पूरा जो कुरिकलम है, यानी पूरा जो पाठ्यक्रम है उसको प्रिपेयर किया आपका, ठीक है। और प्रिपेयर करने के इसका जो प्रपोजल है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यहाँ पे रखा, प्रपोजल्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहा क्या गया इसमें, उसमें एक क्लोज ये था, वैसे तो स्किल्ड क्लास के ऊपर काफी कुछ कहा गया, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे बताना है एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में, यही मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें कहा गया कि इसमें एक रिकमेंडेशन ये थी, क्या थी रिकमेंडेशन उसके बारे में लिख देता हूँ। तो रिकमेंडेशन ये थी कि भाई जितने भी आपके 7 ईयर्स तक के बच्चे हैं, इन द एज ऑफ 7 ईयर्स, इन द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल तक के बच्चे को, ठीक है, जो एजुकेशन है, हमें एजुकेशन उसकी मदर टंग यानी उसकी जो स्थानीय भाषा है उसमें देना चाहिए, ये इनकी एक रिकमेंडेशन थी। तो 7 ईयर्स चाइल्ड, ठीक है, तो उसमें जो एजुकेशन है हमें एजुकेशन इन मदर टंग, ये आपको ध्यान रखना है, तो मदर टंग में देनी है। तो ये डिमांड थी इनकी। लेकिन इसी के बाद ही होता क्या है कि जब ये बातें चल ही रही होती हैं तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट जब हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध जिसको बोलते हैं, तो उसके चलते ये चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं आपकी, तो ये वर्धा स्कीम लागू नहीं हो पाती है। तो ये था आपका भारत में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का विकास का पूरा हिस्ट्री। एक ही वीडियो में मैंने पूरा हिस्ट्री आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।